स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर क्लासेस गुड्डू सर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेज गुड्डू सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट और ट्रिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छी तरह से बतला चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे 2-3 बार जरूर देखे होंगे और पूरी तरह समझ भी गए होंगे। और यदि समझ में नहीं आया हो तो उसे पुनः देखें और पूरी तरह समझने के बाद ही अपने प्रश्नावली का शुरुआत करें। आप हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए और आज आपको हम प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि सातों जन्म तक याद रहेगा। तो चलिए आते हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न की ओर। तो प्रश्नावली 4.1 की जो प्रश्न है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि उसमें जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन उसमें दिया है ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के पहचान के बारे में कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी बात समझा दे रहे हैं कि द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले हम समझा रहे हैं द्विघात समीकरण की पहचान। तो पहला बात है कि वह समीकरण जिसमें चर x का महत्तम घात 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए महत्तम घात, तथा प्रत्येक पद में x का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, द्विघात समीकरण होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम कोई अगर एग्जाम्पल लेते हैं 7x² माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू अगर 0 लिख लिए तो ये बात समझ लीजिए आप कि अगर ये तो द्विघात समीकरण है, x का जो पावर है कहीं पर भी 1/2 नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए? x का घात जो होता है धनात्मक पूर्णांक हो और महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 बात पर निर्भर कर रही है उसकी पहचान किस पर? तो पहला कि उसका महत्तम घात 2 होना चाहिए और जो भी x का घात हो कभी भी धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो इस तरह का दिखता है। कैसा दिखता है? इस तरह का, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और c जो है अचर राशि है। तो लिखे हैं जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तब तो यहाँ महत्तम घात बचेगा कहाँ? 2, यानी कि ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ना, तो फिर इसका महत्तम घात 2 रहेगा नहीं, तो इसके नियम का उल्लंघन हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यानी कि ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए लिखें कि ये नॉट इक्वल टू 0, लेकिन b या c शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये b और c शून्य हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये शून्य नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहे हैं द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को पहले मिटा देते हैं, इससे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए आप आते हैं इस एग्जाम्पल को लीजिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं 9x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। क्योंकि आप देख लीजिए, हम आपको बताए थे यहाँ पर कि महत्तम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, महत्तम घात 2 होना चाहिए और प्रत्येक पद में x का घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे महत्तम घात 2 है, महत्तम घात 2 है
और यहाँ पर क्या है कि x का जो घात है 1 है, अर्थात पूर्णांक है ना 1 पूर्णांक है, तो ये दोनों बातें फिट बैठ रही है, अतः यह द्विघात समीकरण है। और दूसरी बात इस तरह से भी समझ लीजिए कि इस रूप का बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इस रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर ये समझ लीजिए कि यदि ये इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए यदि ये इक्वल टू 0 तो देख लीजिए 0 बोलना था 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए ये पूरा बात 0 हो गया ना, तो क्या बचा, ये तो काम खत्म हो गया, ये बच गया आपका 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देख लीजिए बच गया आपका बस इतना ही ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ क्योंकि इसका अधिकतम घात यानी कि महत्तम घात 2 है ही नहीं, तो कैसे द्विघात समीकरण कहते हैं, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आगे बोलना चाहते हैं कि यदि b इक्वल टू 0 तो क्या होगा। ठीक है, b इक्वल टू 0 लिखना चाहते हैं, तो देख लीजिए b इक्वल टू 0, तो अब क्या देखें 9x स्क्वायर प्लस, देखिए ये b है तो b इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो सिर्फ इतना ही बचा, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। कैसे, आप बतला देते हैं आपको हम, यहां पे बतलाए हैं आपको कि महत्तम घात का होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो देखिए महत्तम घात 2 है और 2 पूर्णांक है ही। ठीक है, तो महत्तम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण आपका है। x का गुणांक यानी कि x न रहे तब भी चलेगा, ठीक है ना, तब भी यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। एक और बात अब आगे कि यदि c इक्वल टू 0 ले रहे हैं, पहले c इक्वल टू 0 तो देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अब c को 0 कर दीजिए इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0, यानी कि यह आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कि द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या है कि अधिकतम घात कितना है हमारा 2 है, और ये x का घात है भी तो क्या है पूर्णांक ना है, तो ये इक्वल टू 0 बचे, यानी कि इस रूप का होगा तभी भी द्विघात समीकरण होगा। और एक और बात समझ लीजिए कि यदि b इक्वल टू 0 तथा c इक्वल टू 0, तो अब देखिए इसको भी 0 और इसको भी 0 बोल रहा है, तो क्या बचेगा, अब केवल हमें बचेगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, यह भी द्विघात समीकरण है। अर्थात कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहा जाएगा जब उसका अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, तो देखिए अधिकतम घात यहाँ चर का अधिकतम घात देखना है, चर का अधिकतम घात अगर 2 होगा तो निश्चित रूप से वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आपको पहचान बतला चुके हम। ठीक है, अब आप लोग को हम प्रश्नावली 4 पॉइंट के सभी प्रश्न बतलाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको बतलाना है कि जो द्विघात समीकरण जो व्यंजक दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सभी प्रश्नों को हम इस तरफ लिख दिए हैं और यहाँ पे जगह छोड़ दिए हैं ताकि बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को लेंगे और सोल्व करते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं आपको
x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा, तीसरी फॉर्मूला पे इसको पहले तोड़ लीजिए। पहले हम यहां लिख लेंगे या, देख लीजिए या लिखना जरूरी है, क्योंकि मैथ एक भाषा की तरह लिखना जरूरी है, तभी जाकर आपको 10th क्लास में बहुत बेहतर यानी कि 100 में 100 लाने के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़िए पहले, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x आप प्लस 1 एक्स्ट्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 1 और बराबर चिन्ह दे देंगे। और देखिए यहाँ x माइनस दो उम्मीदवार इससे गुणा होगा ना, तो 2 का गुणा x से कीजिए, कितना हो जाएगा 2x, और 2 का गुणा इसमें कीजिए -3 में, तो कितना होगा -6। ठीक है, अब देख लीजिए 2x और 2x कितना क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और फिर लिखेंगे या क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, बराबर सीधा उधर जाता है तो चिन्ह चेंज होता है, माइनस से तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब इधर कुछ भी नहीं है तो आप 0 समझ लीजिए, या एक्स स्क्वायर प्लस 7 = 0। बस इतना बचा, यानी इस व्यंजक को पहले हम सरल किए, हल किए तो इतना बचा। अब इसकी पहचान करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए आपको हम बतलाए हैं कि दिए गए जो व्यंजक है यानी समीकरण है, उसका अगर अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए अधिकतम घात 2 है कि नहीं, b 0 है यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकतम घात 2 है तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण है। तो यहां थोड़ी सी बात लिख देंगे, यहां समीकरण का महत्तम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब ध्यान से बात देख लीजिएगा, जब तक से ये लाइन बेहतर तरीका से नहीं लिखेगा तब तक से नंबर नहीं आएगा। इसलिए मैथ को बहुत अच्छी तरह से स्टेप को बुनियाद से रख करके पूरी बात लिख करके सोल्व करेंगे तो निश्चित करते हैं कि आप मैथ एग्जाम में 100 में 100 लेकर के आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे या और इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, -2 का 3 में गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -2 का अब -x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर लिखिए यहाँ पर या, और देख लीजिए बाकी सभी पार्ट्स को इधर लेके चलाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये तो इधर है ही, अब ये इधर लेकर प्लस है तो इधर है तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और ये -6 है तो इधर है तो +6 हो जाएगा। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0, या एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा आपका -4x प्लस 6 = 0। यहाँ ध्यान दे लीजिए, यहाँ फिर से इसको देखिए कि इसका जो महत्तम घात जो है x का कितना है 2, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इस समीकरण का महत्तम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। या इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिख रहे हैं हम कि यह
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बस ये प्रैक्टिस करते, बार बार लिखते लिखते सारी बातें आपको याद हो जाएगी। बस थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना, आप लोग केवल ध्यान से पढ़ते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये प्रश्न दिया गया है, पहले इसको हम हल करेंगे। तो देखिए लिख रहे हैं, पहले या लिख लेंगे, फिर इसको हल करेंगे। हल कैसे करते हैं कि इसका गुना पहले दोनों में कर लेंगे, फिर इसका गुना दोनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले गुना करते हैं। तो देखिए लिखा है, तो इसका गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा एक्स, फिर इसका गुना इससे करेंगे तो हो जाएगा -2x, और इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2 इक्वल टू, इससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर 3x -x -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -x, और यहाँ कितना आ जाएगा -2। इसको हल करें 3x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा -3, या -x। अब इस पूरे पार्ट को इधर बुला लीजिए, तो -x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। पहले से यहाँ -2 है, ये इधर आ जाएगा तो +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या -x और -2x -3x हो जाएगा, और ये -2 + 3 कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लेंगे आप लोग। अब देख लीजिए कि इस समीकरण में महत्तम घात 2 है या नहीं। यहाँ महत्तम घात 2 है क्या, नहीं ना है। तो महत्तम घात अगर 2 नहीं है तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण का महत्तम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बिल्कुल घबराए नहीं, और आप लोग सिर्फ इतना जो हम पहचान बताएं उस पहचान को याद रखिए कि महत्तम घात 2 है या नहीं। अगर महत्तम घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर महत्तम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। x का गुणा ये दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, और फिर 1 से गुणा वो करेंगे तो हो जाएगा x। अब इसका गुणा इसमें की करेंगे तो -3 दूनी 6x हो जाएगा, और इसको यहाँ पे हल करेंगे कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x। इसको हम इधर लेकर के आ रहे हैं, पहले यहाँ लिख ले रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस x, सॉरी x -6x से आपका कितना हो जाएगा -5x हो जाएगा, -3, और इसको भी इधर बुला रहे हैं x स्क्वायर माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा -5x इक्वल टू 0। या आप ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर -x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा -5x और -5x -10x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है -3 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लीजिए, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के 0 के रूप में है, अर्थात यहाँ आप देख लीजिए इसका महत्तम घात कितना है 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हम किसी तरह लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ
दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, अतः यह द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 और x - 1। उसी तरह हल करते जाएंगे। तो इसका गुना दोनों में होगा तो हो जाएगा यह 2x², ठीक है। और 2x गुना इसमें कीजिए तो हो जाएगा -3 दूनी 6x। अब इससे गुना इसमें दोनों में करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लगाते तो कितना हो जाएगा x, और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 में और 3 में लगाते कितना हो जाएगा 3 ही रह जाएगा बराबर। फिर उसी तरह से होना दोनों में तो हो जाएगा x² - x प्लस 5x - 5 या 2x²। इसको हल कर ले रहे हैं तो -6x और -x कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ हल करेंगे तो x² और ये हो जाएगा आपका प्लस 4x - 5, ठीक है। और फिर इसको सभी लोग इधर बुला लेते हैं तो 2x² - 7x प्लस 3 सब इधर बुलाते हैं, ये हो जाएगा -x² - 4x, और ये माइनस में तो आ जाएगा इधर प्लस 5 इक्वल टू 0। या देखिए 2x² में एगो x² घट जाएगा तो कितना बचेगा x² बचेगा। फिर देखिए -7x और -4x कितना हो जाएगा -11x हो जाएगा। 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इधर तो ठीक है हल किया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब ध्यान दे लीजिए, आप एक और फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसी पे हम इसको तोड़ लेंगे तो देखिए हो जाएगा x² माइनस 2ab प्लस b², या x² प्लस 3x प्लस 1। इसको हल करेंगे आगे x² 2 दूनी 4 यानी कि -4x प्लस 2 दूनी कितना 4 हुआ, और ये x² और x² क्या हुआ कैंसिल हुआ, या 3x प्लस 1 और बाकी इसको बुला लेते हैं इधर, ये हो जाएगा प्लस 4x और ये हो जाएगा आपका -4 इक्वल टू 0, या 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 1 और -4 है जाना यहाँ पर तो कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। देखिए इसका महत्तम घात, देखिए इसका महत्तम घात कितना है 1 है 2 नहीं है, और तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, यहाँ समीकरण का महत्तम घात 1 है, अतः दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। 7वां प्रश्न देखिए, x + 2 का होल क्यूब और यहाँ है 2x × x² - 1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ a + b के होल क्यूब के रूप का है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला तो जरूर याद होगा, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। a³ + b³ + 3ab × a + b। इसी पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे x³ + 2q, ठीक ना, a³ + b³ लिख लिए, प्लस 3ab, 3a और b, 3ab हो गया इंटू a + b, यानी कि x + 2। इसको इधर हल करेंगे तो इसका दोनों गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2x³, ठीक है, -2x। अब आगे हल करते हैं, x³ 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब इसको हल करेंगे 3 दूनी 6x और यहाँ पे हो जाएगा x + 2 और ये 2x³ - 2x। या फिर से हल करेंगे x³ + 8, 6x का दोनों गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 6x² + 6 दूनी 12x बराबर, इधर देख लीजिए 2x³ - 2x, ठीक है। अब आगे हल करें, इस पूरे पार्ट को इधर बुला लीजिए तो क्या करेंगे, x³ + 8 + 6x² + 12x। देखिए सबको इधर बुला रहे हैं तो ये वो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2x = 0। या अब x³ और -2x³ कितना हो जाएगा, -x³ हो जाएगा और प्लस, अब देखिए आया चलो इसी को लास्ट में लेते, पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, ठीक है, घटते क्रम में लिखा भी जाता है। तो देखिए 6x² यहाँ पे है तो पहले हम 6x² लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x वाला हल करते हैं, 12x और 2x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा और यहाँ पर केवल बचल है +8 = 0। यहाँ समीकरण का महत्तम घात 3 है, 3 है। अतः ध्यान से देख लीजिए, ये जो समीकरण जो लास्ट में बचा हुआ है इसका घात जो है महत्तम कितना है, 3 है। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण का महत्तम घात 3 है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। नोट कर लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यह a - b के होल क्यूब के रूप का दिख रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि a³ - b³ - 3ab × a - b होता है, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। x³ - 4x² - x + 1 = अब इसको हम इस रूप में बनाते हैं तो चलिए होता है क्या, x³ - 2q - 3ab × a - यानी कि x - 2। फिर नीचे लिखेंगे हम लोग या
एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 दूनी 6x और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। नीचे और हल करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, ये सब दोनों में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 6x² माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 6 दूनी 12x हो गया। या अब देख लीजिए, हम इस सबको क्या करते हैं, इधर बुलाते हैं। एक और बात सब पहले समझ लीजिए, एक्स क्यू और पहले एक्स क्यू का कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। तो देखिए माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, माइनस, ये माइनस है तो इसमें तो प्लस हो जाएगा 8 और ये माइनस है तो फिर प्लस 6x² हो जाएगा और माइनस 12x इक्वल टू 0 हो जाएगा। या माइनस 4x² यहाँ प्लस 6² है, घर जाए तो कितना आ जाएगा, 2x² हो जाएगा माइनस x और यहाँ पे माइनस 12x है तो कितना हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 8 एक कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लें आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। मतलब कुछ स्थिति समझा रहा है कि उस स्थिति के अनुसार आपको करना क्या है कि द्विघात समीकरण की तैयारी करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए स्थिति क्या दिया है, पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब ये आयताकार जो है भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। उस क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, कितना अधिक है, तो चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसके लिए द्विघात समीकरण की तैयारी करना है। लंबाई और चौड़ाई निकालना नहीं है, सिर्फ द्विघात समीकरण तैयार कर देना है, द्विघात समीकरण बना देना है, ठीक है। तो देख लीजिए करना क्या है। ऐसे जब भी प्रश्न दिया जाता है तो जो पूछता है उसी को मानते हैं और जिससे तुलना की गई रहती है उसी को मानते हैं। तो किससे तुलना की, देखिए ध्यान से, लंबाई की तुलना चौड़ाई से की गई है। लंबाई जो है, लंबाई की जो तुलना की गई है और चौड़ाई से की गई है। कहेंगे चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसलिए चौड़ाई को पहले मानेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई 100 मीटर है, इसलिए लंबाई बराबर, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है 100 मीटर, हम बोले कि चौड़ाई को मान लीजिएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसके दोगुने से यानी कि
2 गुने से 1 अधिक यानी कि 2 से गुना कर दिए कि जोड़ दिए, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे यहां पर चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया है, इसलिए आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यहां लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528, या लंबाई कितना है आपका 2x + 1 है और चौड़ाई अब कितना है x है, बराबर 528, या गुणा करेंगे ना इसका दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका 2x² + x। ठीक है, इसको इधर बुला लीजिए, -528 = 0। तो देख लीजिए यही जो द्विघात समीकरण है, यही द्विघात समीकरण है जो इस स्थिति को दर्शा रहा है। यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें, तो हमने इस स्थिति का द्विघात समीकरण दर्शा दिया, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न पढ़िए। करेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम मानिए कैसे, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि 6 तो 7, 8 तो 9, इसी को बोलते हैं क्रमागत। यानी कि 8 और 9 बोल रहे हैं, तो यानी कि 8 और 9 में क्या है कि 8 + 1 है ना, उसी तरह क्या कि x और x + 1 मान लिए हैं। ठीक है, तो देख लिए करेंगे क्या कि प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो हम भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे x + 1 = 306, या गुणा करेंगे ना इसमें, तो x² + x बराबर 306, या इसलिए लिख लेते हैं, इसलिए x² + x, इसको इधर बुला लेते हैं, 306 = 0। तो यही आपका क्या होगा, आंसर, यानी कि इस स्थिति का द्विघात समीकरण आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी एक रोहन लड़की है और उसकी माँ है, दोनों की उम्र के बारे में बोल रहा है कि जो रोहन की जितनी भी उम्र हो उससे 26 वर्ष क्या है वो बड़ी है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कब, वर्तमान में नहीं, वर्तमान से 3 वर्ष ऊपर यानी कि बाद में, यानी गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले ये बात समझ लीजिए कि किसको मानेंगे भाई, तो यहाँ लिखे रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से रोहन की आयु हम पहले मानेंगे। और ये भी बात क्लियर है कि माँ की जो तुलना किया गया रोहन से क्लियर है, तुलना किया गया है, इसलिए रोहन को ही पहले मानेंगे। तो आइए पहले मानते हैं रोहन की उम्र, तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि रोहन की वर्तमान उम्र यानी आयु बराबर x वर्ष, इसलिए उसकी मां की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस, अगर 26 वर्ष अधिक है यानी 26 क्या करेंगे इसमें हम लोग जोड़ देंगे।
ठीक है, तो आपके उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। अब 3 वर्ष बाद इनकी उम्र की स्थिति क्या होगी वो निकाल लेते हैं। तो अब 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना इस सब में 3 x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, तथा 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु बराबर कितना, इतना में जोड़ेंगे ना, यानी कि x प्लस 26 में भी 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आया x प्लस हो जाएगा आपका 29 वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आते हैं, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का दोनों का गुणनफल 360 है, यानी कि 3 वर्ष बाद का ना, तो हम क्या लेंगे, यह वाला उम्र और यह वाला उम्र दोनों का, देखिए 3 वर्ष बाद का है, ये भी 3 वर्ष बाद का है, दोनों उम्र पर कितना है 360, तो देखिए गुणा कर रहे हैं, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 गुणा करेंगे तो कितना रहे 360, या गुणा करिए x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 29 कितनी हो जाएगी 87 बराबर 360, या x स्क्वायर जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 29 कितना हो जाएगा आपका 32x प्लस 27, इसको इधर बुला लीजिए माइनस 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसलिए x स्क्वायर प्लस 32x और इसको हल करेंगे 87 घटाएंगे 360 में तो कितना आ जाएगा 273 माइनस 273 इक्वल टू 0, यही आपका द्विघात समीकरण आपका आंसर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल, देखिए एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, वो समान चाल है क्या बतला नहीं रहा है, उसी को तो निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन जितना भी वो चाल हो, अगर उस चाल को कुछ कम कर दे, कितना कम कर दी जाए, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह उस दूरी को 3 घंटा तय करने में और अधिक समय लेता। बात समझ में आ रही है, यानी कह रहा है कि 480 किलोमीटर को एक चाल से तय करती है, अगर उसको चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता तो 3 घंटा और समय अधिक लगता। तो आपको सामान्य चाल है क्या वो ज्ञात करनी है, तो बस यही मान लेंगे, जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो नया चाल हो कितना जाएगा, तो देखिए पहले इतना था ना, तो 100-8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार आ रहे हैं, मतलब जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार। तो देख लीजिए, एक बात समझ लीजिए आप लोग कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, ये सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। आप यह भी जानते हैं कि चाल को कम करेंगे तो समय अधिक लगेगा,
यानी कि इस चाल से चलेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा और इस चाल से चलेंगे तो आपको समय कम लगेगा। और दोनों के समय करीब 3 घंटा अधिक है कि दोनों के समय का अंतर न हो गया 3, यानी कि 3 घंटा अधिक समय लगता है। यानी कि दोनों इस चाल से चले और एक इस चाल से चले तो दोनों चाल से चलने पर समय का अंतर कितना हो जा रहा है, 3 घंटा हो जा रहा है। तो देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको अपनाएंगे हम लोग दूरी बटा चाल। तो देख लीजिए दूरी है कितना, 480 दूरी चलना है। 2 कंडीशन में कि यहाँ भी 480 लिख लिए, ठीक है। पहले चलते हैं कम समय वाला चाल रख रहे हैं, यहाँ पे कम चाल वाला, यानी कि x -8 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग x। तो इस चाल से चलेंगे तो इतना समय लगेगा और इस चाल से चलेंगे तो इतना समय। दूरी बटा में चाल, इनके पूरा क्या है, ये समय है और ये भी समय है। यह कब का समय है, घटे हुए चाल से समय है, ये पहले वाला समय चाल से समय है। तो दोनों के समय में अंतर कितना है, तो 3 घंटा है। बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर समय का अंतर हो गया आपका 3, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले 480 कॉमन निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं पहले या 480 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, x -8 नीचे बच जाएगा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1/x बच जाएगा, बराबर 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए 480 और फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x -8 और यहाँ पर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा लगभग गुणा हो जाता है, x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, x -8, ठीक है। कॉमा में या कोष्ठ में, क्योंकि माइनस का चिन्ह से कोष्ठ में गड़बड़ ना हो, फिर बराबर 3। देखिए 3 पैसे कैंसिल करिए, 16 तिया 48, यानी तो स्टार्ट हो गया। या ध्यान से देखिएगा 160 और देख लीजिए यहां पर हुआ x और यहां हो जाएगा -x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +8। और देख लीजिए यहां पर जरा कि यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं है तो आप यहां पे 1 लिख सकते हैं और यहां पे हल करिए x² और यहां पे -8x हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 160 और देख लीजिए यहां पे क्या होगा, +x और -x कैंसिल हो जाएगा, 160 गुने 8 बचा। अब देखिए इसका यहाँ 1 में गुणा होगा, पीछे गुणा करते हैं, यहाँ x² -8x हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे बात यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए देखिए इतना बराबर गुणा करके लिख देंगे ना, यानी कि x² -8x गुणा करेंगे हम लोग, बराबर हो जाएगा हमारे कितना, 0 8 6 48 के 8 हासिल 4 और 8 4 12, इसलिए x² -8x -1280 = 0। यही आपका अवशिष्ट समीकरण है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया आपका, ठीक। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तुरंत बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।